दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ से एक बहुत ही मार्मिक, दुखद, शोकपूर्ण और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से लगभग 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 20 से अधिक बच्चे ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। हम उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना भगवान से करते हैं, लेकिन वहाँ पर माताओं बहनों का और परिवारजनों का विलाप देखकर मन स्तब्ध रह जाता है। कुछ योग्य कहने योग्य बचता नहीं है, आंखें भर आती हैं। लेकिन दोस्तों, इन मौतों का जिम्मेदार कौन? सरकार, शिक्षा मंत्री, स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर या फिर स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद? दोस्तों, इस प्रकार की बिल्डिंग में स्कूल संचालित क्यों हो रहा था, इस पर बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं। दोस्तों, इसमें गलती सरकार की तो है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करते हुए यह कहा है कि हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ की जांच कराना चाहते हैं? वो सबको दिख रहा है कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, वो रहने योग्य नहीं थी, उसमें स्कूल चल रहा था और वो गिर गई, जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई। तो आप जांच किस चीज़ की कराना चाहते हैं, ये समझ से परे है। और दूसरी कार्रवाई के दौरान सरकार ने कहा है कि हमने 5 टीचरों का, अध्यापकों का निलंबन कर दिया है। तो दोस्तों, क्या यह निलंबन आपकी नज़र में सही है? क्या वो शिक्षक उस छत को गिरने से रोक सकते थे? क्या वो अंदर होते तो वो भी दब जाते और वो भी मर जाते, ये उचित होता? या फिर वो अंदर होते तो उस छत को गिरते समय हनुमान जी बनकर उनका कोई ऐसा प्लान था जो वो रोक लेते? यह कार्रवाई भी मेरी तरफ से तो या मेरी नज़र से तो बिल्कुल भी उचित मेरे को लग नहीं रही है। इसमें इस्तीफ़ा होना चाहिए था, तो फिर शिक्षा मंत्री का होना चाहिए था, स्थानीय विधायक का होना चाहिए था, स्थानीय सांसद का होना चाहिए था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होना चाहिए था, या फिर मुख्यमंत्री का होना चाहिए था। क्योंकि हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा है। अब आप देखिए, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल था और सरकारी स्कूल में केवल गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वो इतनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर किसी विधायक या किसी आईएएस, आईपीएस अफ़सर के बच्चे पढ़ रहे होते, तो अब तक पता नहीं कौन कौन सी कार्रवाई और कौन कौन सी जांच कमेटियाँ बैठ गई होती और तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए होते। लेकिन गरीब लोगों की इस देश में और दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से सरकार की भी गलती नहीं है, स्थानीय विधायक की भी गलती नहीं है और स्थानीय सांसद की भी गलती नहीं है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी गलती नहीं है। इसमें पूरी गलती जो है वो समाज के लोगों की है। क्योंकि शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमारे गांव में या शहर में विधायक सांसद आता है तो उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाता है जैसे कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। उनके ऊपर इस प्रकार से माल्यार्पण किया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी मात्रा की 200-200 किलो, 400-400 किलो की मालाएं लाकर उनकी गाड़ी पे डाल दी जाती हैं। उनके गलों में इतनी मालाएं डाल दी जाती हैं कि उनका चेहरा तक नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से वो काम करने के लिए बाध्य होते नहीं हैं। उनको ये लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, इतना सब आपको सम्मान मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके क्षेत्र में कोई विधायक या कोई अधिकारी या कोई सांसद या कोई सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान कोई भी आता है, तो क्या आप उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में बात करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि हमारे गांव में विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, हमारे वहाँ पर उचित कमरे नहीं है, हमारे वहाँ पर उचित स्टाफ नहीं है, खेल परिसर नहीं है, खेल के उपकरण नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, उपकरण नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है? क्या इस प्रकार की बातें आप किसी भी विधायक या सांसद से करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी सुनवाई क्यों करेंगे? आप ये चीज़ को मानकर चलिएगा। आप इस प्रकार से जैसे पार्टियों में बटे रहते हैं कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, तो जैसे ही कोई बीजेपी का विधायक या सांसद आता है तो उनका सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, और जैसे कि कोई दूसरी पार्टी का आता है तो उसको भी इसी प्रकार से उनके कार्यकर्ता सादा सत्कार और नमन करते हैं, जिस प्रकार से किसी आज के टाइम में कोई भगवान को नहीं करता होगा।
तो वो विधायक और सांसद से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो आपकी गाँव की समाज की इन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में विचार और विमर्श करेंगे। तो आपकी थू है इस प्रकार की राजनीति पर, जहाँ आप थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए गाँव के बच्चों का भविष्य को तार-तार कर देते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था से लोगों को तो नुकसान होता ही है, जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे तो बाहर हाई प्रोफेशनल स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन जो गाँव के गरीब गुरबे के लोग हैं, वो अपने बच्चों को जो समर्थ नहीं होते बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो सरकारी विद्यालय में भेजते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार की है ही नहीं, जहाँ पर विद्यालय चल सके, और समय पर शिक्षक नहीं आते हैं, समय पर उनको पोषाहार नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से कौन उनको अवगत कराएगा? विधायक को कौन कहेगा? सांसद को कौन कहेगा? या फिर शिक्षा अधिकारी को कौन कहेगा? कलेक्टर को कौन नोटिस देगा? ये सभी जानकारियाँ जो होंगी, ये सभी जो जिम्मेदारियाँ होंगी, वो स्थानीय लोगों को लेनी होंगी। क्या आप ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये सारी चीज़ें सरकार कर देंगी? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संभव है। जिस प्रकार से आप विधायक का सम्मान करते हैं, मेरी समझ से ये परे है कि उनको किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं। वो हमारे नौकर हैं, हमने उनको चुनकर भेजा है। उनका सिर्फ क्या काम है? विधानसभा में जाकर महंगी-महंगी कारों में घूमना नहीं है, महंगा-महंगा भोजन करना नहीं है, महंगी-महंगी सुविधाओं के साथ घूमना नहीं है। वो हमारे क्षेत्र में रहते नहीं हैं, कभी विधानसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में, इस प्रकार से भ्रमण करते हैं जो देश का, उससे तो उनके वीवीआईपी कल्चर दिखाई देता है। वो उनका क्या खतरा है? उनके आगे पीछे 10 गार्ड घूमते रहते हैं, और जो गार्ड जो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10-15 लोग तो ऐसे होते हैं जो उनके 24 घंटे साथ घूमते रहते हैं। उनका ना कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है, ना कोई दुकान है, कुछ है ही नहीं, लेकिन 10-15-20 लोग तो उसके साथ ऐसे घूमते रहते हैं। उनका कुछ नहीं होने के बाद भी वो आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, पूरे रोब रुतबे के साथ जीते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आप ये 20 लोग अपने साथ रखते हो, उनकी इनकम सोर्स क्या है? वो इस प्रकार का आलीशान जीवन किस प्रकार से जी लेते हैं? ये जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। लेकिन जनता सारी समझती है, लेकिन जनता मूर्ख है। आप प्रयास नहीं करते हैं, जनता मूर्ख है जो इस प्रकार के आपके लोगों को चुनती है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप कितने आईपीएस, कितने आईएएस व्यवस्था को बदलने के लिए वो अपनी नौकरी छोड़कर, पद से इस्तीफा देकर देश की राजनीति में आते हैं कि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या हुआ? आप बता दीजिए मुझे कि कोई भी आईपीएस, आईएएस अधिकारी जो व्यवस्था को सुधारने के लिए देश में अपना पद छोड़कर, अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर, नौकरी छोड़कर, जो समाज को सुधारने के लिए, समाज में काम करने के लिए आपके बीच चुनाव लड़ने आता है, और वो आपसे निवेदन करता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के बारे में काम करूंगा, और अन्य सबसे मेन जो काम होता है वो शिक्षा का होता है। अगर देश में शिक्षा पर काम हो गया तो किसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप से खुद काम कर लेंगे। लेकिन सरकार ने एक यही हथकंडा अपना लिया है, लेकिन हमें जो है वो शिक्षा पर काम करना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लोग शिक्षित होंगे, आप समझ रहे हैं ना, जैसे ही लोग शिक्षित होंगे वो इन सरकारों से दबाव बनाना शुरू कर देंगे, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे, इनसे काम कराना शुरू कर देंगे, इनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और सरकार कभी भी ये चाहती नहीं है कि कोई भी उनसे सवाल पूछे, वो यही चाहती है कि जो हम बोले और पीछे से जयकारा लगा दे। बस इस प्रकार के लोग ही चाहती है, इस प्रकार की जनता ही चाहती है। लेकिन ये लोगों को समझना होगा, ये आम लोगों को समझना होगा, ये जनता को समझना होगा कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। शायद हो सकता है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ नेताओं के साथ घूमने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने समाज को और अपने सिस्टम को गर्त में धकेल रहे हो, लेकिन उसका परिणाम आप ठीक से रह सकते हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आगे आने वाला समय बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण या खराब होगा। जिससे अब आप ये एक बात बताइए, इन सभी नेताओं के लोग ना तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे ना पढ़ते हैं, ना ये बीमार हो जाते हैं, इनको कोई डिजीज़ हो जाती है, ना तो ये इंडिया में इलाज कराते हैं। और आप ये कहते हैं कि नेताजी बहुत अच्छे हैं, नेताजी बहुत काम करते हैं, नेताजी 18 घंटे काम करते हैं, नेताजी 26 घंटे काम करते हैं, ये तो सोते ही नहीं है, ये तो समाज में रहते हैं, ये तो धरातल से जुड़े हुए हैं। और मैं गारंटी लिख कर देता हूँ, आप किसी गांव में चले जाइए और आप उनकी ज़रूरतों को पूछिए, और आप फिर वही बात जाकर उस क्षेत्र के विधायक से पूछिए कि उस गांव की आप हमें ये बता दीजिए वहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, और आप उनके लिए क्या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपाय कर रहे हैं, और आपका उस गांव के लिए क्या विज़न का विकल्प है। आप उनसे जाकर पूछ लीजिए। मैं 100% ये गारंटी देता हूँ आपको कि पहले बात तो वो विधायक और सांसद यही नहीं बता पाएगा कि वो गांव है कौन सी लोकेशन में उस क्षेत्र में।
दूसरा, जैसे ही लोग आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। वोट जैसे ही मांगने आएंगे तो उनको पहले ही स्थानीय जो नेता जो बने घूमते हैं वो बता देते हैं कि हाँ, हमने भीड़ और व्यवस्था कर ली है, चाय पानी की व्यवस्था कर दी है, बेड की व्यवस्था कर दी है, आपके लिए उन लोग जुटा दिए हैं, आप आइए, आपका माला फूलों से सम्मान होगा और आप ताली बजवाइए, दो अच्छी अच्छी बातें बोलिए और चले जाइए। आपको कोई मतलब नहीं है मूलभूत आवश्यकता है गाँव की क्या है, क्या किस प्रॉब्लम से देश के गांव जूझ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी कोई विधायक सांसद आपके गांव में आता है तो मैं गारंटी लिख कर देता हूं, कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि हमारे गांव के विद्यालय की व्यवस्था खराब है, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, पर्याप्त खेल परिसर नहीं है, खेल के उपकरण नहीं है। इस प्रकार की बातें कोई नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत यही है, शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अगर शिक्षा पे काम हो गया तो सब कुछ हो गया, ये मानकर चलिए आप। लेकिन शिक्षा पर काम नहीं हुआ तो आप कितना भी विकास कर लीजिए, आप वहीं गर्त के गड्ढे में धकेल दिए जाएंगे और आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप ये भी सोच रहे हैं कि हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज दिया तो हमें गाँव के सरकारी स्कूलों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उस गरीब गुरबे की भी तो बात कीजिएगा जो समर्थ नहीं है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो तो अपने सरकार बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे और व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो बच्चे फिर पीछे रह जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर बनता चला जाएगा। तो ये बात गरीब लोगों को भी सोचनी होगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात सभी को सोचनी होगी। आप जात पात से ऊपर उठकर अगर वोट नहीं देंगे तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आप जाति में, समाज में बढ़कर अगर वोट देंगे और इस प्रकार के नेता प्रतिनिधि चुनते रहेंगे तो ये समस्या आपके सामने रहेंगी, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हमारे लिए कौन सा नेता अच्छा है। आप जात पात छोड़िए, स्थानीय बाहरी लोकल वो सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि कौन सा नेता किस विजन का है, उसकी शिक्षा को लेकर क्या सोच है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि कोई भी नेता कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ से उसने एजुकेशन ली है और इस प्रकार उसका शिक्षा के प्रति क्या रवैया है। ये आप मान कर चलिए, तभी आपका वहाँ का क्षेत्र का विकास हो सकता है। वरना एक सड़क बनाने से, 5 हैंडपंप लगा देने से और वहाँ पर एक सड़क बनाकर 5 होल्डिंग अरे बैनर पे अपना नाम लिख देने से विकास नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नेता देश में खूब हैं, भरमार तरीके से हैं। वो आप ये कहेंगे कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, देने का कुछ नहीं है, विजन कुछ नहीं है, केवल सिर्फ ज़बान से बोलना है। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ कागज़ी कार्रवाई नहीं है। हमने जो बोल दिया, चुनावी वादों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती कि चुनावी वादे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे हो चीना हो। लेकिन आप ये मानकर चलिए, इस प्रकार की व्यवस्था को रोकना है, हमको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो हमको सिस्टम बदलना होगा, तंत्र बदलना होगा। और तंत्र बदलने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प होता है लोकतंत्र में, वो होता है इलेक्शन। और इलेक्शन में हम फिर वहीं बढ़ जाते हैं, फिर वहीं प्रारूप में आ जाते हैं कि फिर वहीं हमको ये जो नेता लोग हैं वो वहीं ला के बिठा देते हैं, जाति में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में, इस प्रकार में, लोकल में, बाहरी में, क्षेत्रीय में, इस प्रकार की बातों में उलझा देंगे हमको और वहाँ से वो खुद बेनिफिट उठाकर आपको वहीं गड्ढे में छोड़कर निकल जाएंगे। आप ये देख लीजिएगा, आपका विधायक जब गांव में आता है तब कभी भी आपसे ये नहीं पूछता है कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताएं मुझे बताओ, और अपने साथ जो वो रखता है वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो इसलिए रखा जाता है कि मुझे तो पता नहीं है, तू बता देना, मैं जो बोल दूँगा। उस गांव में क्या है तू बता देना, मैं बोल दूँगा। उस गांव का रख लिया, उस गांव का रख लिया, तो उसको पीए रख लेते हैं। अब पीए ने जो बता दिया वो बोल दिया। लेकिन कभी भी कोई विधायक या सांसद, आप नोटिस कीजिएगा कि आपके जैसे ही गांव में आता है या आपकी चौपाल पर आया, वो आपको पूछता है, कुछ नहीं पूछता है, वो आपसे क्या कहेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के जय के नारे लगवाएगा। फिर दूसरा ये कहेगा कि मैं आपके गांव में आया, बहुत आदर सम्मान मिला, मैं आपका ऋणी रहूँगा, ये कर्ज़ मैं कभी भूल नहीं सकता, ये कर्ज़ मैं कभी चुका नहीं सकता, आपकी तरफ से बहुत सम्मान मिला। ये हो गया। तीसरा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। चुनाव लड़ रहा है विधायक का और आपको सुनाएगा बातें वो लोकसभा के चुनावों की,
प्रधानमंत्री ने हमारे ने ये कर दिया, मोदी जी ने विदेश नीति में ये कर दिया, विदेश नीति में विदेशों में परचम फहरा दिया, हमारे देश में इतने कानून बना दिए, रोड बना दिए, और वो चुनाव लड़ने आया अपने गांव से, आपके गांव से चुनाव लड़ने आया है वो। और लेकिन वो आपको बातें कहाँ की बता रहा है, विदेशों, आपके गांव को विदेशों की बातों से या विदेश नीति से, कूटनीति से, विदेश मंत्री से क्या मतलब है आपका? वहाँ से क्या होना? वो चीज़ें ज़रूरत की हैं, वो वहाँ स्तर तक हैं, वो उस स्तर पे उनकी बात की जाएगी। लेकिन आप गरीब गुरबा से ये बातें कर रहे हैं कि हमने अमेरिका में ये बात कर दी, हमने जर्मनी में ये बात कर दी, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, हम पाँचवीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम पहले नंबर पे आ जाएंगे, हम चौथे नंबर पे चले जाएंगे। इस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं, जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 रुपये किलो का अनाज फिर मुफ्त में देना पड़ रहा हो, वहाँ पर आप विकास की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 पे आ गए, 10 पे चले गए। इस प्रकार की आप बातें करते हैं, जहाँ पर आज भी सच्चाई ये है कि आज भी एक टाइम भारत देश में कम से कम 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, वो भूखे सोते हैं। और आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये सब चीज़ें मुंह से बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आप धरातल पर कभी काम नहीं करते और आप ना कभी धरातल की राजनीति करते हैं। इस प्रकार आपको इन चीज़ों का अनुभव होता नहीं है कि नीचे के स्तर पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या उनकी ज़रूरतें हैं और उनको कहाँ से उठाकर मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है और उनको मुख्य धारा के साथ किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये कभी भी कोई बात बोलता नहीं है। आपने कभी बोला, ये कभी बोलता है कोई आरक्षण चाहिए हमको? मीणा समाज कहता है कि हमको चाहिए, जाट समाज कहता है हमको चाहिए, ओबीसी समाज कहता है कि हमको चाहिए, और उच्च समाज सवर्ण कहते हैं कि हमको भी आरक्षण चाहिए। बिल्कुल आप आरक्षण ले लीजिए, आप जितना आरक्षण लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइएगा, जिन गरीबों से आप भीड़ जुटाकर, जिन गरीबों को आप भीड़ जुटाकर ये समर्थन कराते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या और वो गरीब लोग भी ध्यान दें, क्योंकि आरक्षण किनको चाहिए? आरक्षण उनको ही तो मिलेगा जो पढ़ेंगे लिखेंगे, जो गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भरेंगे, गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनको ही तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, मतलब शिक्षित तो 1% लोग, 99% तो अशिक्षित लोग हैं, वो तो गरीबी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको भीड़ से के साथ इकट्ठा बनाकर वो 1% फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वो 99% को अंधकार में डालकर 1% लोग वो 99% से अपनी आवाज़ उठाकर और रिजर्वेशन और इस प्रकार की अन्यथा और बेफिजूल की मांगों को सरकार से मनवाकर और खुद अपना बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन उन 99% लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो तो 10 पास नहीं कर पाते, 8 पास नहीं कर पाते, मजबूरियों के कारण मेहनत मजदूरी करने लग जाते हैं। वो 1 क्लास नहीं पढ़ पाते, 5 क्लास नहीं पढ़ पाते। उसको किस चीज़ का आरक्षण चाहिए? मुझे एक बात बताइएगा। इस प्रकार की व्यवस्था है हमारे देश की, जहाँ पर कुछ लोग, कुछ नेता लोग 1% को खुश करने के लिए 99% को कुएं में धकेल देते हैं, गर्त में धकेल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये गरीब लोग भी और गरीब समाज के लोग भी ध्यान रखें। फिर दूसरी बात आ जाती है कि सरकार ये कहती है हमने किसानों को कर्ज माफ़ कर दिया, हमने किसानों का बिल माफ़ कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए, किसानों का सहयोग करना चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसानों को तो सबसे ज़्यादा महत्व देना ही चाहिए सरकार को। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जिन गरीब लोगों के पास किसानी करने के लिए खेती नहीं है, जिनका आप बिजली का बिल, ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ़ नहीं कर सकते, क्या फिर उन लोगों का बिजली का बिल माफ़ करना उचित है कि नहीं है? क्या उनके ऊपर कभी आप ये बोलते हैं कि जिन लोगों के पास रहने के लिए केवल घर हैं, ज़मीन नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका भी हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे? इस प्रकार की कोई प्रणाली, इस प्रकार का कोई कार्य सरकार करती है तो मेरे संज्ञान में अब तक कोई ऐसा आता नहीं। या उनका हम कुछ सेटलमेंट करेंगे, हम उनसे ये कहते हैं कि आप 6 महीने में बिल भर दीजिएगा, हम उनसे ये कहते हैं कि आप 12 महीने में एक बार बिल भर दीजिएगा। जो मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, उनसे आप हर महीने का बिल वसूली कर रहे हैं। जो समर्थ ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है बिल भरने के लिए, फिर वो अन्यथा चोरी करता है तो उस प्रकार के फिर आप उनके 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की वीसीआर भर देते हैं। फिर वो किसी भी प्रकार से मेन स्ट्रीम में जोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो बिल नहीं भर पाएंगे। बिल नहीं भर पाएंगे तो चोरी करेंगे, चोरी करेंगे तो आप उनकी 1 लाख रुपए की वीसीआर भर दोगे, वीसीआर भर दोगे तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा, फिर उनका सिस्टम ख़त्म। ये व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जनता जागरूक होगी,
आप बहका लेंगे, 1 साल और बहका लेंगे, 10 साल और बहका लेंगे, 20 साल और बहका लेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो पब्लिक को समझ में ये आएगा कि ये राजनेता लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या हमारा कुछ हित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये झालावाड़ में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। इस प्रकार से बिल्डिंग जो थी वो पहले तो संचालित ही क्यों थी? इसमें तो तुरंत की तुरंत 1 सेकंड का विलंब किए बिना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मुख्यमंत्री जी को ले ही लेना चाहिए था। कि आप कर क्या रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबको निरस्त कर देना चाहिए था, निलंबन निरस्त कर देना चाहिए था, तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए था नौकरी से, कोई बहाली नहीं होगी बाद में। उन मासूमों की जान गई है, गरीब लोग हैं वो, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है और भारत देश में गरीबों की जान की कोई कीमत है भी नहीं, ये भी हकीकत है। क्योंकि गरीब तो लोग भारत देश में केवल अमीर लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए बनाए गए हैं और उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं। ये समझिएगा, ये आक्रोश है, ये गुस्सा है। कितने ही एक्सीडेंट होते हैं, गरीब लोगों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। वहाँ पर झालावाड़ की माताओं बहनों का विलाप देखकर वास्तव में मन विचलित हो जाता है। और आप क्या कहते हैं कि हमने शोक व्यक्त कर दिया? हम जानते नहीं है क्या? आपके जो ट्विटर एक्स जो हैंडलर है ना, वो आपको बोलते हैं, ये जनता जानती है कि साहब ऐसे ऐसे झालावाड़ में हो गया, हाँ हाँ एक संवेदना का ट्वीट कर दो, ये होता है। आप कौन सा शोक व्यक्त करते हैं? मीडिया वाले आए, माइक लगाया, आपने 2 अच्छी अच्छी बातें बोल दी, नहीं 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 होना चाहिए था, हम शोक अकुल परिवार के साथ हैं, हम शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में आशीर्वाद दे और उनके चरणों में रखे। इस प्रकार की बातों से करने से हो जाता है क्या? आपको तो पॉपुलैरिटी मिल जाती है ना कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जिसका बंदा चला गया, जिसकी मौत हो गई, जो दुनिया में नहीं है अब, उनके मतलब उनकी कीमत केवल एक तुम्हारे 2 शब्द हो गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सिस्टम तब बदलेगा जब आप बदलोगे। ये ध्यान रखना, किसी भी नेता के और किसी भी अभिनेता के और जो आपके क्षेत्र में आते हैं उनका कोई आदर सम्मान नहीं होगा। आएंगे, जन सुनवाई करेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूछेंगे, हमारी परेशानियों को पूछेंगे और लिख कर ले जाएंगे। और उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि हमारी इन समस्याओं का समाधान आप कितने दिन में कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये हम कहाँ से सूचना लें कि हमने जो आपको ये शिकायतें आज दर्ज कराई हैं उसके ऊपर कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी। ये भी आपको पूछना पड़ेगा कि हम इतने दिन के बाद आपसे पूछने के लिए आएंगे कि हमारी उन शिकायतों का क्या हुआ, आप उसके ऊपर क्या कार्य कर रहे हैं, या पूछिएगा उनसे। और ये खूब मालाएं 200 किलो 500 किलो की मालाएं जो पहनाना, ये बिल्कुल बंद कीजिए। भीड़ जुटाना बिल्कुल बंद कीजिए। आप भी समझदार हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के अलावा कुछ नहीं करेंगे आपका। आप किसी अपने एक निजी स्वार्थ के लिए समाज को गड्ढे में मत धकेलिएगा। नेताजी की आपको दरी बिछानी है, आपको चटाई बिछानी है, आप बिछाइएगा, लेकिन पर्सनल तरीके से। लेकिन किसी समाज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये भी कदापि उचित नहीं होगा। आपने समझ क्या रखा है, नेता तो भगवान तो शायद नहीं है दुनिया में, वैसे तो कण कण में भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि फिलहाल भगवानों का जो स्वरूप है वो तो इन नेताओं ने ले लिया और ये साक्षात दिन में दिखता है, डेली दिखता है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप न्यूज़ में चले जाइए, जिस प्रकार से इनको सम्मान मिल रहा है वास्तव में चकाचौंध इस प्रकार की है, ऐसा तो शायद उस टाइम में भगवान जो जब जीवित भगवान थे उनको नहीं मिलता था, ये इनको मिल रहा है। ऐसे इन्होंने क्या कर दिया समाज के लिए? हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ये लगा रहे हैं, वो भी लगा नहीं रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, फिर इनको किस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है? ये जनता के नौकर हैं, जनता ने चुन के भेजा है। कल अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको निलंबित भी कराया जा सकता है, कोई बड़े खुदा थोड़ी ना है ये।
क्या कर लेंगे ये? और ये कर रहे हैं और जनता को दबा रहे हैं, तो इसमें भी जनता की गलती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी की हिम्मत नहीं है। ये लोकतंत्र देश है, इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, जहाँ पर इस प्रकार के एक छोटा सा सामान्य विधायक इस प्रकार से चलता है, 8 गाड़ी 10 गाड़ी 20 गाड़ी के काफिले के साथ धुआंधार ऐसी गाड़ी निकल रही है। भाई कहाँ से आ रहा है पैसा? कभी पूछते हैं आप विधायक साहब इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या मैं आरटीआई लगाकर आपकी इनकम का, आपकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा लेता हूँ तो ये पता लगे कि विधायक साहब आपके पास कितनी संपत्ति है? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो और आगे बढ़ चुकी है, जो नौजवान है वो तो और आगे बढ़ चुके हैं। वो तो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही कोई विधायक दिख रहा है तुरंत ऐसे पैर छू रहे हैं जैसे, और विधायक साहब ने कंधे पर हाथ रख दिया तो साहब बस वो ऐसे समझते हैं कि अब तो भारत देश की अर्थव्यवस्था तेरे कंधे पे ही आ गई, अब तो सब कुछ तू ही हो गया है, इस राजनीति का सिरमौर तू ही हो गया है। और फिर फोटो लगाएंगे सोशल मीडिया, माननीय सांसद जी के साथ बिताए कुछ पल, माननीय विधायक जी के साथ बिताए कुछ पल, बहुत बड़ा काम कर दिया, समाज के लिए बहुत बड़ा समर्पण कर दिया आपने। विधायक जी किससे कंधे पे हाथ रखा लिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया ना आपने। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अरे आपके पर्सनल कांटेक्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी करिएगा, लेकिन आप गांव में 50 लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके उसको सम्मान क्यों दिला रहे हैं? उनके लिए उसने क्या कर दिया? मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी विधायक, सांसद और क्षेत्रीय जो राजनेता हैं, किसी को भी, चाहे वो किसी भी दल से हों और कहीं के भी हों, पूरे भारत देश के किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप मेरे से किसी भी मुद्दे पर आकर डिबेट कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं आप उस क्षेत्र के किस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मीडिया के सामने आप जहां कहेंगे वहां पर फांसी पर लटकने के लिए, क्या आप जो सज़ा देना चाहेंगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप मेरे से बात करिए आके। इतनी बड़ी मेरी औकात और हैसियत तो है नहीं, लेकिन मैं देश की व्यवस्था को देखते हुए, लोकतंत्र में अपना महत्व समझते हुए इस हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा अनुभव रखता हूँ मैं। लेकिन आप इस जनता को जिस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं ये बड़ा ही निंदनीय है और ये देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ये आक्रोश मेरा आपके ऊपर है। सारी अदालतें, जुडिशरी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाइयों मैं आपको फिर बता दूं, आपको खुद जागरूक होना होगा, वरना ये जो चोर हैं, ये डकैत हैं, ये भी खुल्लम खुल्ला बात है। चोरों को कारावास मिलता है और ये भी डकैती हैं, ये भी पूरे तरीके से डकैती हैं। भाई वो डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं, वो दिख रहा है ना कि भाई किसी के घर में जाके डाका डाल दिया, डकैती कर ली, किसी को रास्ते में लूट लिया, डकैती कर ली। लेकिन ये इनडायरेक्टली लूट रहे हैं और उनसे ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा लूट रहे हैं। आखिर हो तो चोरी रही है ना, है तो चोरी। मेरी जेब में मेरे सामने से पैसे निकाले कोई और पीछे से पैसे निकाले कोई, तो आखिर कर तो चोरी रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ जो सामने से निकाल रहा है उसी को चोर कहेंगे और जो पीछे से निकाल रहा है उसको साहूकार के बोल देंगे। और ये ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपसे विनम्र अपील कर रहा हूँ, किसी भी नेता को आप सम्मान करिएगा,
हमने उनको चुनकर भेजा है। वो हमारा संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सिरमौर नहीं है, सब कुछ नहीं है। वो नेता है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और नेता लोग भी ध्यान रखें कि आपसे को वोट की ताकत से हमने वहाँ तक भेजा है ना, तो वोट की ताकत से ही वापस भी लिया जा सकता है। ये समझ लेना, ये भारत देश के लोकतंत्र में रहते हैं आप। थोड़ा सा संविधान पढ़ लेना। किसी नेता को बनाया जा सकता है तो हटाया भी जा सकता है, ये प्रक्रिया भी हम जानते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोई घटना हो जाती है, बीजेपी शासित क्षेत्र में हो जाती है तो कांग्रेस वाले हावी हो जाते हैं, किसी अन्य दल के में हो जाती है तो वो दूसरे दल हावी हो जाते हैं। यही चलता रहता है बस, कुछ होना जाना है नहीं। मेरा तेरा चलता रहेगा, तेरे में नहीं हुआ मेरे में हो गया, मेरे में नहीं हुआ तेरे में हो रहा है। कार्रवाई कुछ नहीं होगी, कार्रवाई के नाम पर जीरो। मैं इतने बड़े बड़े मुद्दे गिना सकता हूँ और मेरे से सरकार का कोई भी नुमाइंदा, मंत्री, उस विभाग का मंत्री आकर ये कह दे, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी विभाग के मंत्री से, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि मेरे से आकर 5 मिनट बात कर दे और मेरे केवल 5 सवालों का जवाब देकर चला जाए, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करूँगा कि हमारे नेताजी वास्तव में ज्ञानी हैं और इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। कोई नेता बन जाते हैं, कोई नेता बन गया, भाई साहब कल हमारे साथ रहता था, जनता में रहता था, कल क्या हुआ, किसी पार्टी से टिकट मिल गया या निर्दलीय, भगवान की ऊपर वाले की कृपा थी, विधायक बन गया, सांसद बन गया। अरे भाई साहब आज विधायक बन गया, कल डिफेंडर कार आ गई, 1 करोड़ की कार आ गई एकदम से। अरे ऐसा रात के अंदर क्या हो गया भाई साहब, एकदम से। अरे आपको 1 कार मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, आप विधायक बने, विधायक निधि कोष से आपको 1 कार मिल गई, 2 गनमैन मिल गए, गार्ड मिल गए, चलो हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा परिवर्तन जो एक रात के अंदर आ गया, वो कैसे हो गया भाई साहब? ये मूर्ख समझा लोगों को। जहाँ पर कोई लोग 10-10, 20-20 साल से कमा रहे हैं, वो एक डिफेंडर कार नहीं ले पा रहे हैं और आपको रात के अंदर मिल गई। क्या समझ क्या रहे हैं आप? लोगों को मूर्ख समझते हैं या जनता मूर्ख है, या आप ये समझते हो कि इनका कुछ होना जाना नहीं है, आखिर क्या करेंगे, हमको ही वोट देंगे? यही तो समझ रहे होंगे आप। लेकिन मैं बता दूं, लोकतंत्र में एक मत की बहुत ताकत होती है। ये पब्लिक गिराती भी है, चढ़ाती भी है, बिगाड़ती भी है, बसाती भी है, बनाती भी है, भगवान भी बनाती है, भिखारी बना देती है। बहुत से देखें गिरते हुए और उठते हुए। विधायक को अपने संसदीय क्षेत्र के गांव का नाम नहीं पता, सांसद को तहसीलों का नाम नहीं पता, कितनी तहसील है ये नहीं पता, कितने गांव है ये नहीं पता। वो तो चुनाव लड़ने आए, और अधिकांश तो ऐसे जो बाहर से आते हैं, बाहर के क्षेत्रों से आते हैं, उनको तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है। उनको तो क्षेत्रीय जो नेता लोग होते हैं, जो सूट बूट बन के घूमते रहते हैं, वो बताते हैं और हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे पड़ा रहता है, अपने बाहर घूमते रहते, चलता रहता है। भाई साहब जब भी आप किसी नेता के पास जा रहे हैं, जब भी कोई नेता आपके गांव में दौरे पर आ रहा है, तो आप उसको बिठाइएगा और 5 मिनट, मैं तो ये भी देखता हूँ, मैं बहुत गहरी तरीके से भी ये देखा है मैंने, कि पहले ही विधायक जी जब आते हैं गांव में, या सांसद जी गांव का भ्रमण करते हैं, दौरे पे आते हैं, तो पहले ही गांव का चार्ट बना दिया जाता है कि 10 बजे विधायक जी फला गांव में आएंगे,
10-15 पे फला गाँव में आएंगे, 10-20 पे फला गाँव में आएंगे और 10-25-30 पे फला गाँव में आएंगे। आप मुझे एक बात बताइएगा कि 15 मिनट में जन सुनवाई हो जाएगी? 15 मिनट में जन सुनवाई हो जाएगी क्या? 15 मिनट तो गाड़ी से उतरने में, 5 मिनट गाड़ी से उतरने में, वहाँ पर जाने में, पानी पीने में, और फिर तो आप तो भगवान हैं, वो माला चढ़वाने में 15 मिनट तो उसी में हो जाएगी साहब। आप जनता की सुनवाई करने आ रहे हैं या हे भगवान आप दर्शन देने आ रहे हैं? क्या आप हमारे दर्शन कर लीजिएगा? इसका मतलब तो मेरे हिसाब से यही हुआ कि गांव के दौरे का चार्ट पहले बन चुका है कि हर गांव का 15 मिनट का दौरा है या आधे घंटे का दौरा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कैसे हो जाएंगी? किस प्रकार की जन सुनवाई करेंगे आप? हमारे गांव की महिलाएं आ रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे गांव की पढ़ने वाली छात्राएं आ रही हैं, हमारे गांव के पढ़ने वाले छात्र आ रहे हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, उनको क्या समस्या है? आखिर आप उनको सुनिए तो सही। आप अपने पीए से कहिए कि आप इनकी गाँव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जवानों की ये हैं, बच्चों की हैं, बच्चियों की हैं, और इनको आवश्यकताओं को लिखिए आप। कुछ तो फॉर्मेट होना आपके पास। आप आए, माला पहराई और हमारे गांव के, मान लो बता भी दी किसी ने एक समस्या, आप तो 100 गांव में दौरा करने वाले, 200 गांव में दौरा करने वाले, मान लो हमारे गांव वालों ने कोई एक समस्या बता भी दिया, तो क्या आपकी याद रहेगी? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी याद रहेगी? कल दूसरा अगला वाला गांव बताएगा, तीसरा वो गांव बताएगा, ये तो चलता रहेगा। आप अपने दौरे पे निकल जाओगे, चुनाव जीत जाओगे, काम खत्म। यही तो चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, हम इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ अब आपको जागरूक करने के लिए इतनी हैसियत नहीं, आप हैसियत देंगे तो आपके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे और जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यवस्था से गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई तो बर्दाश्त से बाहर होगा। और उसके लिए विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जनता का आक्रोश है, झालावाड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। इसमें अब लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, सुनवाई में बदलाव चाहते हैं और नेताओं में भी बदलाव चाहते हैं। ये बहुत हो चुका है। अब हम ये नहीं चाहते कि केवल सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने। हम ये चाहते हैं चाहे सरकार किसी की बने, चाहे निर्दलीय मिलकर सरकार बनाए, कोई अपना नेता चुन ले, लेकिन काबिल और काम करने वाला ही ईमानदार व्यक्ति चाहिए। इन बड़े बड़े बंगलों में बैठकर वहाँ से भाषण देने वाला, बाइट देने वाला और मीडिया में पॉपुलैरिटी बटोरने वाला नेता नहीं चाहिए। ये जनता भी समझ ले, वरना फिर इस प्रकार के परिणाम भुगतने के लिए फिर तैयार नहीं। नया प्रधानमंत्री आवास बन सकता है, नया संसद भवन बन सकता है। अच्छा, क्या हवाला दिया जा रहा है? साहब संसद भवन छोटा पड़ रहा था, स्पेस कम है, इसलिए हम नया संसद भवन बनवाए। अच्छा, सीमा गुप्ता जी का आवास थोड़ा खंडित हो गया था, उसके लिए हमें रेनोवेशन का काम कराना है, उसके लिए आप करोड़ों रुपए का बजट पास कर दीजिएगा। विधानसभा का काम कराना है, थोड़ा सा पुराना हो गया, बजट पास कर दीजिएगा। राष्ट्रपति भवन बनवाना है, उसमें काम कराना है। मुख्यमंत्री आवास दिल्ली का 60-60 करोड़ रुपए में बन रहा है, 2-2 करोड़ रुपए के पर्दे लग रहे हैं, अच्छा हो रहा है। राजस्थान में भी सरकार चली गई लेकिन मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं कर रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों को जयपुर में आवास दे दिया है, नौकर भी दे दिए हैं।
अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आप जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हो या बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ऐश और आराम करने के लिए चुने गए हो? जहाँ आपको बड़े बड़े जयपुर में बंगले चाहिए, स्थानीय क्षेत्र में फिर आपको कार्यालय चाहिए। ये तो समस्या ही बाहर हो गई यार दोस्तों। जयपुर में आपको किस प्रकार का निवास चाहिए? अरे इससे अच्छा तो है ना, आप एक होटल बुक करा दीजिए। आवास क्यों दे रहे हैं आप? एक होटल बुक करा दीजिए कि विधायक जब भी कोई विधानसभा सत्र के दौरान आता है तो इस होटल में रुके, और इस होटल का पेमेंट सरकार कर देगी। वो 2 दिन रुके, 5 दिन रुके। लेकिन जयपुर में आवास देने का मतलब ये है, गौर से सुनिएगा, जयपुर में आवास देने का मतलब ये है कि कोई भी विधायक जैसे ही अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाएगा तो अपने घर में जाने के बाद आदमी कोई भी हो रिलैक्स फील करता है, और वो जयपुर में जाने के बाद जैसे ही अपने निजी आवास में घुसेगा तो फिर वो फ्री महसूस करेगा अपने आप को, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हुए उसके दिमाग से अपने विधानसभा क्षेत्र की, अपने संसदीय क्षेत्र की सारी बातें निकल जाएंगी, कुछ उसको याद रहेगा ही नहीं। ये आप तय मान कर चलिएगा, क्योंकि अपने घर में घुसते ही आदमी सारी बाहरी बातें भूलकर खुश हो जाता है कि मैं घर आ गया हूँ। ऐसा होता है, व्यवहारिक जीवन में देख लीजिएगा आप। जैसे ही हम घर जाते हैं फ्री हो जाते हैं, ऑफिस आते हैं तो काम का प्रेशर होता है, काम करना होता है। तो दोस्तों बहुत बातें हो गई हैं। अब हम आपसे इन नेताओं के खिलाफ और इन नेताओं के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, ये बातें आपके समक्ष रखते रहेंगे। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम उच्च स्तर तक भी आवाज़ उठाएंगे, और आपके और अपने समाज के लिए जहाँ तक हमारी हैसियत है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम ज़रूर आवाज़ उठाते रहेंगे। और अब ये समय है युवाओं को इस सिस्टम को बदलने का, तंत्र को बदलने का, प्रणाली को बदलने का, देश को बदलने का, राजस्थान को बदलने का, समाज को बदलने का और अपने राज्य को बदलने का। क्योंकि पुरानी चीज़ों में जब तक अपडेट नहीं होगा तो व्यवस्था उसी क्रम में चलती रहेंगी, उसी प्रकार चलती रहेंगी। तो आप किसी भी नई चीज़ों को अडोप्ट करने की चाह में पीछे छूट जाएंगे और आप उसी घसी पिटी राजनीति के शिकार होते रहें। दोस्तों वास्तव में आक्रोश है, जोधपुर में जो हुआ है उसके लिए भी, झालावाड़ में जो हुआ है उसके लिए भी। बहुत सी बातें हैं मन में कहने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिल में बहुत सी बातें हैं जो आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी के लिए, इन सभी बदलाव के लिए सभी लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले इंसान को ये तंत्र, आप भी भली भांति जानते हैं किस प्रकार से दबा देता है। आप भी समझदार हैं। जब तक आवाज़ में समर्थन और सहयोग नहीं होता है सरकार सुनती भी नहीं। तो दोस्तों इन नेताओं का बहिष्कार शुरू कर दीजिएगा और नेताओं से उनके कार्य का विवरण का जानकारी लेना शुरू कर दीजिएगा कि आप हमें हमारे क्षेत्र में क्या विकास कार्य कर रहे हैं। इसका ब्यौरा हर महीने, हर 2 महीने में सार्वजनिक किया जाए हमारे समाज के लोगों से। हम ये नहीं जानते कि आपका कौन सा सत्र चल रहा है, लेकिन हमारे जो विधानसभा
के जो कार्य होंगे वो सुचारू रूप से चलने चाहिए। चाहे आपका कोई नुमाइंदा काम करे यहाँ, या आप किसी को छोड़कर जाए, क्योंकि आपको तो पद मिलने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें तो आपका मन करता ही नहीं है कि आप विधानसभा क्षेत्र में रहें, अपने क्षेत्र में रहें और कार्य करें, क्योंकि हर आदमी चाहता है इस रंग बिरंगी चकाचौंध के बीच रहना और उसका आनंद उठाना। लेकिन दोस्तों, इन नेता लोगों ने देश का, समाज का जो बेड़ा गर्क किया है उसमें 99% इस देश के राजनेताओं का ही हाथ है। तो आप समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप सभी की जिम्मेदारी है, लोगों को समझाइए कि नेताओं को इतना सम्मान और मान सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे नौकर हैं, हमने इनको चुनकर भेजा है, ये हमारा काम करने के लिए हैं, ये हमारा तिरस्कार करने के लिए नहीं है, ये हमको छोटा दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप नेताजी आते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे नमन करते हैं, जिसने अपने कभी माँ बाप को नमन नहीं किया होगा, अपने गुरुओं को नमन नहीं किया होगा, भगवान को नमन नहीं किया होगा, वो भी ऐसे झुककर प्रणाम करते हैं कि जैसे तो भगवान जाने क्या ही उनके सामने आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के कृत्यों से बचिए। ना आँख झुकाकर बात करनी है, ना आँख उठाकर बात करनी है, बिल्कुल फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करनी है। ना हम आपका दिया हुआ खा रहे हैं, हमने आपको चुनकर भेजा है, टैक्स पेयर के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है और टैक्स पेयर के पैसे से ही आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आपका फ़र्ज़ और कर्तव्य है, ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, छोटे से बड़े पद वाला, ये आपका कर्तव्य है जनता की आवाज़ों को सुनना, उनकी मुसीबतों को सुनना, उनकी परेशानियों को सुनना और उनका निराकरण करना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है। हम टैक्स का पैसा देते हैं, इसलिए आप इस प्रकार के ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों, और इन नेताओं से ज़्यादा आम जन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आम जन नहीं समझेगा तो इनको कोई घंटा फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। ये इसी प्रकार से करते रहेंगे। और दोस्तों, ये कहते कि हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, हमने आतंकवाद ख़त्म कर दिया, हमने गरीबी ख़त्म कर दी, तो दोस्तों मेरे सामने आए जो ये कहते हैं कि हमने 20 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए, हमने 40 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए। ये आप, हमें पता नहीं है आप किस प्रकार से के सोर्स से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, आपका क्या सोर्स है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमारे साथ आइए, धरातल पर हमको दिखाते हैं कि आपने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है या गरीबी में धकेला है। दोनों पैरेलल बात नहीं हो सकती। कभी सरकार ये कहती है कि हमारा पता नहीं किस किस एजेंसी का डेटा उठा के लाती है और कहती है कि हमने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया 2014 के बाद, लेकिन फिर ये बात भी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। अब भाई साहब, ये दोनों पैरेलल तो नहीं चल सकती। जब 80 करोड़ लोग मुफ्त का खाना खाने के लिए, मुफ्त का भोजन पाने के लिए, मुफ्त का अनाज लेने के लिए मजबूर हैं, तो फिर गरीबी से बाहर 40 करोड़ कैसे निकल गए? ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी एक सोचने को मजबूर करता है। और जो भी है, जैसा भी है, आगे जो होगा वो बेहतर होना चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। और मेन फोकस सरकार का, ध्यान रखें, मेन फोकस सरकार का शिक्षा और किसान होना चाहिए। दोस्तों, 1 मिनट का समय और लूँगा। एक पान बनाने वाली कंपनी भी अपने पान का रेट डिसाइड करती है। एक गुटखा, 10 रुपये का गुटखा बनाने वाली कंपनी भी अपने गुटखे का रेट डिसाइड करती है। 1 केजी आम, 1 केजी एप्पल कितने का बिकेगा, ये भी सेलर डिसाइड करता है। और कंपनी जितना भी पार्ट बनाती हैं, जितना जो भी कुछ बनाती हैं, तो उनके ऊपर अपने प्रकार से, अपने अनुसार से, अपनी लागत के अनुसार से रेट डिसाइड करती हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे।
MRP लिखा होता है ना सब पे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, किसान खेती करता है, किसान फसल तैयार करता है, किसान पूरे 6 महीने साल भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फसल तैयार करता है, काटता है, निकालता है, फिर वो एक फसल को कलेक्ट करता है। उसके बाद वो उसको प्राइवेट सेलर के पास लेके जाता है और फिर वहाँ पर रेट डिसाइड कौन करता है? वो प्राइवेट सेलर। कितने दुर्भाग्य की बात है। 10 रुपए की चीज़ का रेट डिसाइड करने के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार, और साल भर मेहनत करने के बाद किसान की फसल का रेट डिसाइड करने के लिए सरकार और ये बीच के दलाल जिम्मेदार। मूर्ख समझ लिया किसान को। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा धोखा है लोगों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ। और जो ये बड़े बड़े किसान नेता जो बने घूम रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में राजनीतिक स्वार्थों से, मतलब अपोजिशन के एवज में अप्रोच से ये हाईलाइट करते हैं मुद्दों को। इनका कोई लेना देना नहीं है किसानों के व्यवस्था से और किसानों की स्थिति से, ये भी हकीकत है। उनका कोई मत लेना देना नहीं है। जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस उनको अप्रोच करेगी, हाँ किसानों का मुद्दा उठाओ, मुद्दा उठाओ, मुद्दा उठाओ, वो मुद्दा उठाएंगे और पॉपुलैरिटी पाएंगे किसान की। और मैं वो तो आपको अभी 2 मिनट पहले बताया ही कि यहाँ से तो क्या है, एक आदमी हज़ारों से पीछे से नार लगवाने के लिए तुला है कि हाँ हाँ हम इसके साथ हैं। अरे भाई साहब, आप उसको तो देखो, वो किसान है ही नहीं। जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है वो किसान है ही नहीं। वो तो एक कॉरपोरेटर हो गया, वो तो एक बिजनेसमैन हो गया। अब जो बंदा बिजनेसमैन हो गया वो किसान की बात क्या करेगा? वो तो बिजनेस की ही बात करेगा। तो इस प्रकार के पाखंडों से बचिए दोस्तों, अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज़, शिक्षा। आज भी कोई विधायक, दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोई विधायक बन जाता है तो कभी भी आकर नहीं देखता है कि हमारे गांव के लोग कितने अशिक्षित हैं। कितने अशिक्षित हैं वो तो चलो हो गया, नहीं पढ़ पाए, कोई कारण था। लेकिन दूसरी बात कि अब भी शिक्षा के अभाव के कारण कितने बच्चे जूझ रहे हैं, कितने बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, आज भी मैं सब गाँव में जाकर दिखा दूँगा आपको। कितने ही लोग बकरियाँ चराते घूमते मिल जाएंगे आपको। कितने ही बच्चे 8-10 साल के, और आप उनसे पूछिएगा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो आपको स्थिति खुद क्लियर हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा आप। लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। सब चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये मान के चलिएगा आप। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन अब इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से आपकी और अपने समाज की, मेरे हिसाब से समाजों में, देखिए ये भी बात क्लियर है, मेरे हिसाब से समाजों में लगभग मूलभूत आवश्यकताएं और परेशानी एक ही प्रकार की। हो सकता है कहीं पर पानी पानी की व्यवस्था, सड़क नाली की व्यवस्था थोड़ी बहुत अलग हो सकती, ये है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो लगभग समाजों में सेम ही है। तो दोस्तों आपने हमको सुना, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। हम आपकी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार के माध्यम से उठाते रहेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें जल्दी प्रसारित हो जाती हैं और सरकार तक पहुंच भी जल्दी जाती है। तो आपने हमको बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी काम करते रहेंगे, आगे भी आपके समक्ष सरकार से जुड़ी, समाज से जुड़ी, लोगों से जुड़ी बातें पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा।
हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस मुहिम में जुड़ेंगे तो शायद कोई बदलाव हो। प्रयास है दोस्तों, देखो अपने अपने तरीके से सब प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ों का मिक्सअप बता दिया है, लेकिन अब हम अलग अलग चीज़ों को एक एक प्रकार से, अलग अलग मुद्दों को अलग अलग प्रकार से उठाने का प्रयास करेंगे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मंत्री विधायक सांसदों सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो ये सबकी हमारी जीत होगी। दोस्तों आक्रोश बहुत है, क्योंकि जिस प्रकार से झालावाड़ की घटना हुई है वो वास्तव में सुबह से मन को विचलित कर रही है। जैसे ही उन माताओं बहनों के आंसू दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में मन विचलित हो जाता है। दोस्तों मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि हमारे साथ इस मुहिम में ज़रूर जुड़ें। इससे हमको भी खुशी मिलेगी। अगर समाज में कोई अमूलचूल बदलाव होता है तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा होगा, और हम भी अंदर से हमको भी एक ऊर्जा एनर्जी मिलेगी कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम और प्रभावी तरीके से अपनी बात को आगे मंच पर रख पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना और हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहिएगा।